नमस्कार। आज थोड़ी सी बात उन दो शहंशाहों के बारे में कर लेते हैं, थोड़ी सी बात सिर्फ। सुधीर चौधरी, दूसरे अर्नब गोस्वामी। और आज के विषय में रवीश कुमार की बोलना ही है, जो किताब है थोड़ी रेलेवेंट है, इसका भी जिक्र करेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया द्वारा टीआरपी घोटाले का मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती देने वाली जो पिटीशन पर विचार करने से साफ तौर पर एक इनकार कर दिया। कोर्ट ने मीडिया के समूह को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने को साफ कह दिया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चैनल का ऑफिस तो मुंबई के वर्ली में है, जो हाई कोर्ट के बिल्कुल नजदीक है, तो इस मामले में राहत के लिए वहां जाना चाहिए, यहां पर नहीं आना चाहिए। और साथ ही यह भी एडवाइस दे डाली कि उन्हें हाई कोर्ट पर भी विश्वास रखना चाहिए। वाकई रखना भी होगा। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना सुनवाई एक बुरा संदेश भेजती है। दूसरी खबर आप सभी को पता है, बॉलीवुड ने दो चैनल्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट इंडस्ट्री को बदनाम करने वाली एक जो याचिका दायर की थी, जिसमें रिपब्लिक टीवी के साथ ही चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, पत्रकार प्रदीप भंडारी और टाइम्स नाउ के पॉलिटिकल एडिटर नविका कुमार और एडिटर इन चीफ राहुल शिवशंकर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याद आ गया होगा आपको भी। शिकायत सिर्फ इतनी ही थी कि ये टीआरपी के लिए इतना गिर गए हैं कि भूल जाते हैं कि जिस भाषा में ये बोल रहे हैं वो लाइव ऑडियंस तक पहुंच रही है। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। कुछ शब्द जैसे गंदा, बैला, ड्रगी का इस्तेमाल लगातार बारंबार किया जा रहा है। और देखो दोस्तों, अगर आपने रिपोर्टिंग को देखा होगा ना, आप बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि स्टूडियो में बैठा एंकर और सड़क छाप आदमी में उसकी भाषा में कोई अंतर भी होता होगा। अगर मैं आपको दो आवाज सुनाऊंगा, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कपड़ों से कर सकते हो। टीआरपी के लिए तबलीगी जमात को टारगेट किया हुआ था। और आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं पता होगा, जिसमें कहा गया कि तबलीगी जमात ने ही तो कोरोना फैलाया है, और उसको इस बात को लेकर के टारगेट करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप सभी को पता है कि प्राइम टाइम हो रहे थे, डिबेट्स हो रही थी, टीआरपी आ रहे थे, पैसे जा रहे थे, आ भी रहे थे। तो ये सब कहानी चली है। दूसरी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का जी न्यूज को निर्देश है, जामिया के छात्र से जुड़े मामले में सोर्स का खुलासा करे जी न्यूज का चैनल, और अगली सुनवाई जो कि 19 अक्टूबर तक एक हलफनामा यानी कि एफिडेविट दायर करे। एफिडेविट में स्पष्ट रूप से बताए उन्हें कहां से याचिकाकर्ता जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र का कथित इकबालिया बयान प्राप्त हुआ था, जिसमें जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तरहा को फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के सिलसिले में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये आदेश तब दिया गया जब डीजीपी स्पेशल सेल नई दिल्ली ने अदालत में सूचित किया कि जांच में शामिल किसी भी पुलिसकर्मी ने जांच का कोई भी विवरण लीक नहीं किया है। और बयान जी न्यूज सहित आप इंडिया के साथ साथ 5-6 चैनल्स जिन्होंने ये खबर को पब्लिश की थी, उनको भी साफ तौर पे कहा गया है कि अपना सोर्स का खुलासा करें। कहीं ये मीडिया ट्रायल तो नहीं था? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप बताइए कि जितने सारे गैर जिम्मेदाराना वाले जो काम होते हैं, उसकी मूल वजह टीआरपी होती है। टीआरपी स्कैम के हाईलाइट होने के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। फिलहाल आपको वो भी पता होगा। न्यूज चैनल ने वीकली रेटिंग्स को जारी नहीं करेगा, साफ तौर पे कहा। टीआरपी से छेड़छाड़ का मामला फिलहाल अदालत में है। बार्क ने 12 हफ्ते के लिए रेटिंग्स ना जारी करने का फैसला किया है। नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने, एनबीए ने इस कदम का स्वागत किया। अब आप मुझे ही बताइए कि इस खबर के आने के बाद आपने टीवी चैनल्स के कंटेंट में किसी भी प्रकार का बदलाव महसूस किया है? कुछ अंतर पड़ा भी है? अगर पड़ा है तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। फेक न्यूज़ दिखाना अब आम हो चुका है, क्योंकि इसी पे बहुत ज़्यादा टीआरपी आती है। फेक न्यूज़ का किस्सा मैं सारी आपको इस किताब से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि जो फेक न्यूज़ है वो आपके दिमाग को खोखला तो करती है और साथ ही आपके सोचने के दायरे को भी सीमित करती है। फेक न्यूज़ एक वरदान है तानाशाह के लिए। तानाशाह इसको बढ़ावा देता है, आपको सीमित, आपकी बुद्धि को सीमित करता है। फिर आप तो थोड़े से में खुश होना शुरू कर देते हैं, सोचने का दायरा बिल्कुल सीमित हो जाता है, आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको थोड़ा ही आपको बहुत कुछ लगने लगता है। मैंने कहा ना, फेक न्यूज़ एक वरदान साबित होती है। मैं आपको बताऊं कि फेक न्यूज़ का सिलसिला ऐसा नहीं है कि 3-4 साल से ही शुरू हुआ है। ये फेक न्यूज़ का सिलसिला बहुत लंबा चला रहा है, अरसे से चला रहा है। अब हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, तो आपको पता चल जाती है, डीबंक होती है, विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स है, वो आपको बताती रहती हैं। 2001 में इसी किताब में सब बताया है, अगर चाहें तो पढ़ भी सकते हैं रवीश कुमार की ये किताब। इसमें 2001 में मंकी मैन की अफवाह उड़ी थी। सबको पता था कि ये अफवाह है, इसमें कुछ सच्चाई है नहीं। तो होता क्या है, पुलिस ने बोला भी कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, लेकिन सरकार पुलिस से पूछती है, पुलिस कमेटी बनाती है और यहां तक कि कह देती है कि जो मंकी मैन को ढूंढ करके लाएगा उसको 50,000 का
इनाम दिया जाएगा। अब मंकी मैन वाली जो झूठी खबर थी, जो अफवाह थी, इसको ना मीडिया ने आग लगाई थी। अब मीडिया के इस पागलपन की वजह से लोग डरने लग गए थे, सहम चुके थे। अब पुलिस को मजबूरन एक कमेटी बनानी पड़ी। कमेटी से कहा गया कि आप इसको ढूंढ करके लाइए, और यह भी कहा गया कि 50,000 रुपए आपको दिए जाएंगे अगर आप मंकी मैन को लेकर आएंगे। अब कुछ महीनों के बाद पता चलता है और रिपोर्ट में यह जिक्र आता है कि मीडिया के पागलपन की वजह से ये पूरे देश में अफवाह फैली गई, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो गई और लोगों के अंदर घबराहट पैदा हुई। रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला कि ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ थी। ये 2001 से है। फिर हम स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ चलते हैं, जो टीआरपी के छोटे चंदी चंदी काम होते रहते हैं। अब फेक न्यूज़ बहुत तेजी से फैलती है, यानी कि अगर आपका जो सच है वो जूता पहनेगा, इतने में जो झूठ है वो दुनिया का चक्कर लगा के लौट करके आ जाएगा। फेक न्यूज़ फैलने के बाद होता क्या है, चुनाव जीते जाते हैं और उस फेक न्यूज़ को लेकर भी माफ़ी मांगता है। कई सारे चैनल्स फेक न्यूज़ फैलाते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, देख सकते हैं। मैंने जी न्यूज़ का एग्जांपल लिया था, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। फेक न्यूज़ से एक पूरा माहौल बना दिया जाता है, माफ़ी भी नहीं मांगी जाती है। यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा 2 एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको एक प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल दूंगा जो गुजरात 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसका जिक्र रवीश कुमार की इस किताब में है। और दूसरा वही था, इसमें परेश रावल का भी एक ट्वीट था जिसमें अब्दुल कलाम को लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया था। वो फेक ट्वीट था, उसकी माफ़ी भी मांगी उन्होंने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फेक ट्वीट को लेकर के माफ़ी मांगने के बाद क्या ये सर्कुलेशन व्हाट्सएप पे रुक गया होगा? व्हाट्सएप का तंत्र कितना बड़ा है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये फेक न्यूज़ पहुंच जाती है, लेकिन वो जो माफ़ी मांगी है ना, वो 10 में से 1 को पता नहीं होती है, 100 में से 1 को पता नहीं होती है। 99 उसी झूठी खबर के सहारे ही अपनी मानसिकता बना रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। फेक न्यूज़ आपकी जो मानसिकता है उसको बनाए रखने में या एक नई मानसिकता बनाने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है। अगर आप इस किताब के पेज नंबर 78 पर जाएंगे तो वहां पे साफ तौर पे रवीश कुमार ने साफ तौर पे बताया है कि 3 जुलाई 2017 को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का एक बयान उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जो उस बयान में था कि मुझे पाकिस्तान ने इस्लाम का हवाला देकर के मिलाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं की। जब हंगामा हुआ, परेश रावल ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये खबर फेक है। उन्होंने माफ़ी मांग ली और एक खबर व्हाट्सएप पे चलती रही। पहली बात। दूसरा, 17 मई 2017 को परेश रावल ने ट्वीट किया था अरुंधति रॉय को लेकर के, और उसमें एक इंटरव्यू का जिक्र किया था। वो इंटरव्यू का जिक्र किया, जिस वेबसाइट को उन्होंने बताया वो सब फेक था। पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा होगा, नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो अभी देख सकते हैं कि फेक न्यूज़ फैलाई जाती है टीआरपी के लिए, टीआरपी आती रहती है, पैसा कमाते रहते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, बेवकूफ़ बनते रहते हैं। हम फेक न्यूज़ को शेयर क्यों करते हैं? इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो खबर आ रही है कहीं ना कहीं हम उस बात से या तो बहुत प्रभावित हो चुके हैं या फिर हमारी आइडियोलॉजी उस तरह की है, इसीलिए हम उस फेक न्यूज़ को सर्कुलेट और फैलाना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। हम बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, जब भी कोई खबर आती है आपके पास, अगर उसका लिंक वेरीफाइबल न्यूज़ का नहीं होता है, वेब पोर्टल का नहीं होता, तब उसको शेयर मत कीजिए। तमाम तरह के मैं आपको बताऊँ, वेब पोर्टल्स खुल चुके हैं, बड़े फेक से होते हैं। चैनल का नाम लिख देंगे .xyz.com की जगह XYZ, तो ये सब चलता रहता है। थोड़ा सजग आपको होना पड़ेगा, पहली बात। लेकिन 2017 वाला जो बयान है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। देखो, मैं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मणिशंकर अय्यर के घर में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मंत्री, भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मीटिंग हुई है। उसके अगले दिन ही, जिस दिन मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच कहा था, भाइयों और बहनों, ये एक गंभीर बात है कि पाकिस्तान एक संवेदनशील मामला है, उस पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ इस तरह की गुप्त मीटिंग करने का क्या कारण है? और जब गुजरात में चुनाव चल रहा है तो इस तरह की गुप्त मीटिंग का क्या कारण है? बताइए। अब देखिए, बताइए, गुप्त मीटिंग पाकिस्तान, तो आप समझ रहे हो ना कि आपकी सोच कहां जाएगी। दूसरी बात ये बताते हैं कि पाकिस्तान के जो पूर्व आर्मी डायरेक्टर जनरल अरशद रफीक ये बात बोले कि गुजरात में अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बनाने में साथ देना चाहिए। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया है, इस किताब में लिखा है। और ना तो आप जाकर के नहीं तो आप जाकर के ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। लेकिन स्थिति जस्ट इसकी उल्टी थी। यहाँ फेक क्या था? मीटिंग तो हुई है, लेकिन 4-6 लोग इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिए इसमें, और इतनी बड़ी फेक न्यूज़ है, इसको डीबंक या डीकोड नहीं किया गया।
अगर किया भी गया होगा तो आपको नहीं पता होगा। इसमें सिर्फ एक तथ्य था कि मणिशंकर अय्यर के घर पर लोग मिले थे, बाकी सारे के सारे जो तथ्य हैं वो या तो अधूरे हैं या पूर्ण रूप से गलत हैं। जबकि मणिशंकर अय्यर के घर मीटिंग नहीं हुई थी, सिर्फ एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। कुछ लोग ईमेल के जरिए आमंत्रित किए गए थे, जिसमें पत्रकार भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने रात्रि भोज में शामिल कुछ लोगों के नाम सही बताए, मगर सभी के नाम भी नहीं बताए उन्होंने। इस बयान के अगले दिन मीडिया रिपोर्टिंग से पता चलता है कि उस रात्रि भोज में भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष दीपक कपूर, एक पूर्व विदेश सचिव और कई अन्य वरिष्ठ भारतीय राजनयिक भी शामिल थे। सबने कहा कि गुजरात पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद अखबारों और समाचार चैनलों ने 10 दिसंबर 2017 को जो हेडलाइन बनाई और जो उस हेडलाइन ने जो पूरा देश में माहौल बनाया, वो आप समझ लीजिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं मिड डे का। नेताओं ने पाकिस्तानी नेताओं के साथ बैठक क्यों की। एक न्यू इंडियन एक्सप्रेस है जिसने बोला है कि पाकिस्तान गुजरात चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी का पालनपुर रैली में यह दावा किया है। इस तरह की हेडलाइंस बन जाती हैं। तो पीएम मोदी ने क्या किया कि इस बैठक की टाइमिंग को लेकर जिक्र किया। पाकिस्तान जो कीवर्ड था, गुप्त था, बीटिंग थी, अहमद पटेल को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की तरफ से फरमाइश है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से पहल की जा रही है। तो उस टाइमिंग को आप देखिए, उन शब्दों को आप देखिए। तो ये सारी चीज करने के बाद विधानसभा चुनाव में 99 तक की सीटों पर ये लोग पहुंचे थे। अब देखिए, आप भले ही चुनावी सभाओं में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन संसद में खड़े होकर के आप झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते। चुनाव तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो मामला था वो राज्यसभा में उठाया गया। जब वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से पूछा गया और पूछने के बाद जो जवाब दिया गया वो बड़ा नपा तुला था। देखिए क्या पूछा गया। चुनाव के दौरान कांग्रेस से मीटिंग की डिटेल मांगने वाले मामले पर अरुण जेटली का जो बयान था उसको कोट किया है, पेज नंबर 58 पे है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई सवाल नहीं किया और ना ही उनकी ऐसी कोई मंशा थी कि वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाए। ऐसी कोई भी धारणा गलत है। हम इन नेताओं का बहुत सम्मान करते हैं और साथ ही भारत के प्रति इनकी निष्ठा का भी सम्मान करते हैं। इस बयान में टाइमिंग का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। और यहां पर उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष के निष्ठा पर सवाल उठा दिया। लोगों के अंदर क्या दिमाग बना दिया, गुप्त मीटिंग की बात नहीं हुई है। ये सारी बातें आपको पता है। अब आप मुझे बताइए, आपको पता चला? तो टीआरपी के लिए ये लोग कहीं तक भी गिरने को तैयार हैं, कहीं तक भी गिरने को तैयार हैं। इसीलिए कोई भी खबर आपको अगर शेयर करनी है तो उसको चेक करना पड़ेगा, ताकि डेमोक्रेसी के आगे से अनचेक ना हो जाए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट और मेंबरशिप ले सकते हैं। पेट्रियन और यूट्यूब मेंबरशिप, तमाम तरह के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।